वेलकम टू कैंडिड इंग्लिश। आज की क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRE प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कौन, रूल नंबर 3 इसको कह सकते हैं। रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसके बारे में? हु के बारे में। हु मीन्स क्या होता है? कौन या किसने, कौन या किसने। अगर वाक्य में यानी सेंटेंस में कौन या किसने आ जाए तो आप किस तरह से ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, क्या रूल फॉलो होगा, आइए देखते हैं। कौन या किसने होने पर कौन सा रूल फॉलो करेंगे? सबसे पहले इसमें रूल हो जाएगा हु, इसके बाद वर्ब में SAIES, इसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट के बाद फिर लेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद अगर ज़रूरत ही दिया हो अदर वर्ड, अदर के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी रूल क्या होगा? इसमें रूल हो जाएगा, इसका रूल देखा जाए तो सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में SAIES लगाएंगे, फिर सेंटेंस में दिया गया ऑब्जेक्ट रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, अदर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना नहीं भूलना है। इस रूल को फॉलो करेंगे। अब इसमें देखा जाए तो हु किसके लिए पढ़ने चल रहे हैं? कौन या किसने के लिए। अगर वाक्य में कौन या किसने दिया गया तो इसके लिए। उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम कहें कि आपको उसके साथ प्रतिदिन हिंदी कौन पढ़ाता है, ये दिया गया एक वाक्य। आपको उसके साथ हिंदी प्रतिदिन कौन पढ़ाता है। अब ध्यान देंगे, आपको उसके साथ हिंदी प्रतिदिन कौन पढ़ाता है, एक सेंटेंस है, वाक्य है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसे सेंटेंस के लिए आपको सबसे पहले एक स्टेप से चलना है। स्टेप में क्या? सबसे पहले सेंटेंस का हम सब्जेक्ट पता करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब पर आएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे, इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट को पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बाद कुछ बचता है तो अदर वर्ड। यानी इसी सिस्टम से हम एक वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, यानी जो किसी कार्य को अंजाम देता है, जो किसी कार्य को करता है। इसके बाद फिर वर्ब पहचानेंगे। वर्ब का मूल मतलब है मुख्य वर्ब से, लेक्सिकल वर्ब से, फाइनाइट वर्ब से, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब से, सब एक दूसरे का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो मुख्य वर्ब क्या होगा? मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया वो क्रिया होती है जो कर्ता के द्वारा संपन्न होती है, कर्ता के द्वारा की जाती है। तो उसके बाद फिर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा? हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म क्या होता है? क्रिया का प्रभाव, वर्ब का प्रभाव जिन जिन शब्दों पर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्रिया का प्रभाव जानने के लिए कि किन शब्दों पर पड़ा, जो क्रिया दी गई होती है, जो वर्ब दिया गया होता है, उस वर्ब में हम दो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या लगाकर और दूसरा प्रश्न किसे लगाकर। इससे अगर कोई भी उत्तर, कोई भी शब्द, कोई भी शब्दावली बाहर निकल रही है, हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब है उस क्रिया का प्रभाव ऐसे ही शब्दों पर पड़ रहा है। तो ऐसे ही जिस शब्द पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में या हिंदी में कर्म के रूप में जानेंगे। इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट और हिंदी में पूरक के नाम से जाना जाता है। आखिर पूरक क्या होता है? पूरक दो तरीके से पहचानते हैं। एक तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर लिंकिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट का जो साथ दे, सब्जेक्ट को जो पूरा करे, ऐसे ही शब्द को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब आइए पहचानते हैं, देखते हैं इनको, इनके बारे में थोड़ा सा अवलोकन करते हैं कि सबसे पहले देखिए
सेंटेंस में हमको क्या पता करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। पहली बात स्पष्ट हो लीजिए, जिस वाक्य में कौन दिया गया हो, किसने दिया गया हो, उसमें अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। कैसे नहीं दिया जाता? जैसे हम आपसे कहें कि आपको प्रतिदिन हिंदी कौन पढ़ाता है, तो आप पढ़ाने वाले का नाम बताएंगे, तो जो जिस पढ़ाने वाले का नाम बताएंगे, जो नाम आप बताएंगे, इसका मतलब वही सेंटेंस में कर्ता या डूअर माना जाएगा। अगर पढ़ाने वाले का नाम नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब है डूअर नहीं आप बता रहे हैं। तो कौन अगर दिया रहेगा तो कौन में दो बातें छिपी होती हैं, ये दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो ये सब्जेक्ट का काम करता है और दूसरा ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है। ये दोहरी भूमिका निभाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का कार्य करता है। कौन कौन सा? एक तो कर्ता का कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और दूसरा इसी में इंट्रोगेटिव वर्ड भी छिपा होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड का भी कार्य करता है, यानी प्रश्नसूचक शब्द का कार्य करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर बात आती है, यानी जब सब्जेक्ट आप पहचान लिए, सब्जेक्ट यानी इसी में सब्जेक्ट छिपा हुआ, अलग से नहीं दिया गया, ध्यान रखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को पता ये लग रहा हो कि आपको वाक्य के प्रारंभ में दिया गया तो ये सब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल नहीं। अभी देखते हैं कैसे, क्यों नहीं होगा। अब इसके बाद फिर अगला स्टेप हमारा शुरू होता है वर्ब को, मुख्य वर्ब यानी क्रिया को पहचानेंगे। मुख्य वर्ब या क्रिया क्या होता है? मुख्य वर्ब या क्रिया होता है कर्ता के द्वारा जो किया जाता है उसी को हम क्रिया बोलते हैं, उसी को मुख्य वर्ब बोलते हैं। तो कर्ता के द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? इसी को हम वर्ब बोलेंगे। हिंदी में इसको क्रिया कहा जाएगा, इसी को मुख्य क्रिया बोलते हैं। इसी को ग्रामर में लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। इसी को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं, कई नाम है। तो ध्यान देंगे। अब हम यानी दो बातें पता किए, एक तो सब्जेक्ट के बारे में, दूसरा वर्ब के बारे में। अब तीसरी बात पता करने चल रहे हैं, किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म के बारे में पता करने चल रहे हैं। आखिर ये कर्म क्या होता है? कर्म होता है क्रिया का प्रभाव जिन शब्द पर पड़ता है, उसी को हम कर्म या ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अब फिर एक बात आती है कि आखिर ये क्रिया का प्रभाव कैसे हम जानते हैं, क्रिया कैसे पहचानते हैं कि दिया गया शब्द ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हम आपको बार बार ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं कि जो यहाँ क्रिया दी गई होती है, इस क्रिया में हम दो प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या करेंगे? पहला प्रश्न करेंगे क्या के माध्यम से, और दूसरा प्रश्न करेंगे किसे के माध्यम से। इससे जो भी उत्तर मिलेगा इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये ट्रिक है ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का। इससे जो भी उत्तर मिलेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आइए देखते हैं कौन सा उत्तर मिल रहा है कि पढ़ाता है। पहला प्रश्न क्या पढ़ाता है? हिंदी यहाँ मिला। देखिए उत्तर के रूप में, आंसर के रूप में यहाँ हिंदी मिला। तो क्या पढ़ाता है? हिंदी। एक ऑब्जेक्ट हो गया हिंदी, एक कर्म हो गया हिंदी, एक ऑब्जेक्ट हिंदी हो गया। अब दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, किसे पढ़ाता है? आपको मिला, यहाँ मिला किसे पढ़ाता है? आपको पढ़ाता है। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसको भी हम हिंदी में कर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या पता किया? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट अलग से दिया नहीं गया है, कौन के रूप में सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कौन जो दिया गया इंट्रोगेटिव वर्ड, इसी में सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है। तो ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड दोनों। तो सब्जेक्ट के बाद फिर बात पता किया गया वर्ब के बारे में। वर्ब मतलब क्रिया होता है। क्रिया कैसे पहचाने? कर्ता के द्वारा जो कुछ संपन्न होता है, जो कुछ किया जाता है, कर्ता जिस कार्य को अंजाम देता है उसी को हम क्रिया बोलते हैं। तो कर्ता यानी डूअर यानी सब्जेक्ट पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ाता है, पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब इस क्रिया के बाद हम पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को, कर्म को। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि जो क्रिया दी गई होती है, इसी क्रिया में दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या के माध्यम से और दूसरा प्रश्न किसे के माध्यम से। इससे जो भी प्रश्न में जो भी आंसर मिलता वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान रखेंगे कभी भी क्या और किसे के अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं करेंगे। जिससे दूसरा प्रश्न करेंगे जैसे क्यों लगा कर किए, कहाँ लगा कर किए, कब लगा कर किए, तो ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब को बताता है। मैनर मत कहिए, यानी ऑब्जेक्ट ना बता करके कुछ और बताता पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का सबसे सुलभ मार्ग है, सबसे आसान तरीका है क्या और किसे के माध्यम से इसी क्रिया में प्रश्न करते हैं। इससे जो भी आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो आंसर हमको क्या मिला? एक तो आपको के रूप में आंसर मिला, यानी एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और एक ऑब्जेक्ट हिंदी मिला।
कभी कभी दो ऑब्जेक्ट मिलता, कभी एक भी नहीं मिलता, कभी एक ही मिलता है। तो ये बात की बात है, ये दिया होता कंडीशन देखी जाती है कि वाक्य में क्या दिया गया। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट आपके सामने पहले भी आ चुका है। अब इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं पहचान पा रहे हैं, जान लीजिए कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है। हिंदी में पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है? पूरक कहते हैं। पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। अब फिर बात आती है आखिर ये पूरक क्या होता है। तो देखिए पूरक दो तरीके से हम पहचानते हैं, दो तरीका होता है, दो मार्ग होता है पूरक तक पहुंचने का। कभी कभी कोई वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनकर कोई शब्द आता है और कभी कभी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है। तो ध्यान रखेंगे जब वाक्य में लिंकिंग वर्ब दिया होता है तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर लिंकिंग वर्ब नहीं दिया होगा तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब आपको यहाँ पर लिंकिंग वर्ब मिला नहीं, मूल वर्ब मिला, मुख्य क्रिया मिली, लेक्सिकल वर्ब मिला, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब मिला, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लीमेंट की संभावना है, इसका मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट क्या है? दिया ही नहीं गया है, कौन में छिपा हुआ है। तो ध्यान देंगे उसके साथ, यानी कार्य करते समय उसके साथ, यही हो गया सेंटेंस में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट का साथ दिया। हिंदी में इसको पूरक के नाम से जानेंगे, ये पूरक हो गया। अब बात आती है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या होगा? इसको आप ट्रांसलेशन की हैसियत से केवल अदर मानिए, हिंदी में अन्य कह लीजिए। वैसे इसका ग्रामेटिकली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन की हैसियत से एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन, इससे सबसे नहीं मतलब है। आप केवल इसी क्रम से चलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर। अदर जो नहीं मिलता उसको अदर कहा करके काम चला लीजिए, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसको सेंटेंस के नियमानुसार रखते हैं। रूल क्या बताया गया है? जो रूल बताया गया अब इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बताया गया हु, यानी कौन की इंग्लिश लिखेंगे, कौन दिया गया, कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगा? सबसे पहले हु लिखेंगे, हु हो गया, एकदम आसान है। इसके बाद फिर क्या बताया गया कि वर्ब जो दिया गया रहेगा उस वर्ब में यस या यस लगाएंगे। वर्ब क्या दिया गया है? वर्ब यहाँ दिया गया है पढ़ाता है, पढ़ाना की इंग्लिश होगा टीच, TEACH। टीच में ES जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? हम आपको पहले बताए कि जहां पर यस या यस लगाना होता है बहुत कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर स्टूडेंट देखते हैं जहां अच्छा लगा वहां पर यस लगा दिए, जहां अटपटा लगा वहां पर ES लगा दिए, यानी तुक्के से लगाते हैं। बिल्कुल तुक्के की जरूरत नहीं है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, रूल है, ध्यान रखेंगे। जब आपको यस या यस लगाना हो तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि वर्ब का अंतिम लेटर अगर SH हो, CH हो, O हो, X हो, CH हो, इसमें से अगर कोई भी लेटर वर्ब के अंत में दिखता है तो ध्यान देंगे इसके साथ हम ES जोड़ेंगे। बाकी अगर लेटर दिखता है तो यस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें टीच की स्पेलिंग अगर देखा जाए TEACH, लास्ट में CH मिला इसलिए ES का प्रयोग किया गया। मान लीजिए गो होता ES लगाते, कम होता COME, लास्ट में E मिल रहा है तो केवल यस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ध्यान देंगे। रेड दिया गया है READ, READ, लास्ट में D मिला तो इसका मतलब ES न लगा करके यस लगाएंगे। ES कब लगेगा? SH हो, CH हो, O, X या CH, CHH इसको कह सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई लेटर दिखता है तो हम ES का प्रयोग करेंगे। तो टीच में लास्ट में CH मिला इसलिए टीचेज कर दिया गया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दो दो दिया गया है, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो लिविंग वाले को पहले, नॉन लिविंग को बाद में, यानी सजीव को पहले। सजीव इसमें कौन है? आपको। तो आपको की इंग्लिश क्या होगा? यू। यू मतलब आप भी होता, आपको भी होता, तुम होता, तुम्हें भी होता है। जब वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका मतलब ये आपको का हिंदी में अर्थ देगा, आपका अर्थ नहीं देगा। यही वर्ब के पहले आएगा, सब्जेक्ट का स्थान लेगा तो आपका अर्थ देगा। तो सब क्या हो गया? हु टीचेज यू, इसके बाद हिंदी HINDI, हु टीचेज यू हिंदी, हिंदी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर दिया गया है उसके साथ हु टीचेज यू हिंदी विथ हिम डेली, विथ हिम, विथ हिम, विथ हिम मतलब उसके साथ। इसके बाद डेली कर दिया गया DAILY, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। अगर आप चाहें इस विकल्प को बदलना चाहें तो एव मस्ट बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? हु यहाँ कर देंगे, टीचेज तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, हु टीचेज।
अगर हिंदी को हम पहले लाना चाहें तो एकदम ला सकते हैं। हिंदी यानी लिविंग वाला ऑब्जेक्ट, सजीव वाला ऑब्जेक्ट बाद में और निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट पहले लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे? हिंदी को पहले कर दिए, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड दे देंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड मतलब एक रक्षा कवच दे देंगे, और इसके बाद लिविंग वाला ऑब्जेक्ट बॉर्डर पर ले जाएंगे तो एक सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ लगा देंगे। बॉर्डर पर ले जाने का क्या मतलब है? बॉर्डर पर ले जाने का मतलब है कि लिविंग वाला, सजीव वाला अगर बाद में आएगा तो इसके साथ 2 लगाएंगे, यही इसका सिक्योरिटी गार्ड है। इसके बाद फिर अगला स्टेप लेंगे, जैसा दिया गया वैसा ही विथ हिम, हिम मतलब उसके साथ, यहाँ पर डेली का प्रयोग करेंगे और डेली के प्रयोग के साथ साथ इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। अब एग्जाम में चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से दोनों दिया जाता है, दोनों अपने में सही है। ध्यान केवल इतना रखना है कि अगर लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग के साथ आएगा तो 2 का प्रयोग अवश्य करेंगे, इसको लगाने से नहीं चूकना। स्पॉटिंग एरर में बार बार पूछा जाता है। सजीव वाला पहले लिख दिए, निर्जीव को बाद में लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा सकते हैं। इस तरह से आज आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल पढ़े, हु से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। आज इतना ही। इसके बाद हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के बाद अगर आपको पसंद आता तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। आप अपने साथ साथ औरों को भी इसका लाभ पहुंचाइए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं होगा, औरों को लाभ मिल जाएगा, एक फायदा होगा। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।